देखिए दोस्तों, ये जो है ये मॉडल सेट पेपर है, मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड का प्रश्न बैंक का पेपर है। इसी से जो है प्रश्न आने हैं मध्य प्रदेश में कक्षा 11वीं के लिए। कक्षा 11वीं फिजिक्स का यूनिट नंबर 1 भौतिक जब एवं मात्रक एवं मापन, ये इसका चैप्टर का नाम है। तो आइए शुरू करते हैं इसके सही विकल्प और देखते हैं इसके क्या है, इसमें मॉडल सेट पेपर में क्या प्रश्न दिए हैं और इसके सही विकल्प क्या हैं उनके आंसर। तो देखिए बच्चों, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। दूसरा, एक mu बराबर होता है 1.6 10⁻⁻27 kg। एक अंगस्ट्रांग बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसमें सार्थक अंक में कुछ नियम होते हैं बच्चों। पहला, 0 के अतिरिक्त सभी सार्थक अंक होते हैं, तो इसमें 2 सार्थक अंक हैं। फिर 0 यदि दशमलव के बाद एंड में 0 हो तो वो भी सार्थक अंक होते हैं, और 2 सार्थक अंकों के बीच आने वाले 0 भी सार्थक अंक होते हैं। तो इस नियम से सभी से ये जो ए नंबर है इसका सही हो जाएगा। इसके बाद इसमें विमीय रूप में सही संबंध बताना है, तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना होगा बच्चों, तो उसके लिए आपका आंसर जो है 10⁻⁻6 सही हो जाएगा आपका। ये इसका आंसर 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा बच्चों। चलिए इसके बाद दूसरा देखते हैं। मान लीजिए कोई गाड़ी 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तो 1 सेकंड में उसके द्वारा चली गई दूरी कितना रहेगी, तो 5 यहाँ पे आएगा बच्चों। 18 किलोमीटर पर आवर है, आप इसको मीटर पर सेकंड में बना देंगे, तो 5/18 का गुणा करा देंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी। 5/18 में 18 का गुणा कराएंगे तो ये कट जाएगा, केवल 5 बचेगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है बच्चों आपका आंसर वो आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड -2 का ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड में मान क्या होगा। तो बिल्कुल आप जानते हैं उसका मान क्या होगा, तो आप उसको जब वैल्यू लगाएंगे तो 1 kg को ग्राम में बदलेंगे तो 10⁻3 आएगा, लेकिन जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10⁻2 आएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या है, 2 बार स्क्वायर लगा है, तो इसमें जब स्क्वायर लगा देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो इसको जोड़ देंगे तो 10 की पावर हो जाएगा 7। 10 की पावर 7 हो जाएगा बच्चों। देखिए, ग्रह तारों आदि की दूरियों को किस विधि द्वारा नापा जाता है, तो लंबन विधि द्वारा नापा जाता है बच्चों। यहाँ पे लंबन होगा। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या का आर्क सेकंड का कोण आंतरित करता है, पार्सेक कहलाता है बच्चों। यहाँ पे पार्सेक होगा। बल का विमीय सूत्र MLT-2 होता है बच्चों। ये इस तरह से बड़े ब्रैकेट में बंद रहता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 होता है बच्चों। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 होता है मीटर होता है। तो इस तरह से ये जो है ऑब्जेक्टिव खत्म होते हैं। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, एक वाक्य में उत्तर। अब इसको लिखना तो संभव नहीं है, तो इसमें पार्सेक किस राशि का मात्रक होता है, तो दूरी नापने का मात्रक होता है। निरपेक्ष त्रुटि क्या है, आपेक्षिक त्रुटि क्या है, यादृच्छिक त्रुटि का निवारण किस प्रकार से किया जाता है, अल्पतमांक त्रुटि का निवारण किस प्रकार से किया जाता है, किसी वर्नियर यंत्र के मुख्य स्केल के एक खाने का मान 1 mm यानी 1 मिलीमीटर तथा वर्नियर पर खानों की संख्या 20 हो तो इसका अल्पसंख्यात्मक मान ज्ञात कीजिए। अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। फिर इसका सार्थक अंक बताना है, तो आप निश्चित रूप से इसका बता सकते हैं। 1 2 3 4 5 5 इसका सार्थक अंक है। धन्यवाद। फिर चलिए आगे चलते हैं। ये दूसरा आ गया बच्चों। आइए हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो बल का यूनिट को मूल मात्रकों के रूप में लिखिए, तो वही बल का जो है मूल मात्रक में लिखना है। तो बल का आप यूनिट जानते हैं, SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। उसको मूल मात्रकों में लिखना है तो आपको तोड़कर लिख देना है। बल बराबर क्या होता है,
त्वरण गुणित द्रव्यमान, ठीक है ना। तो बल को लिख देना है mLT माइनस 2, mLT माइनस 2 हो जाएगा। आप इसको कर सकते हैं। तो ये जो है आप बना लीजिएगा। तो आगे देखिए दोस्तों, 2 नंबर के क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन हैं। एसआई यूनिट में मूल मात्रकों की पद्धति है। जो भी 7 मूल मात्रक होते हैं उनके मात्रक राशियां होती हैं, उनके मात्रक भी लिखने हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं। भौतिक में इसका सही संबंध लिखना है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, v² / c² होगा और फिर इसका इस सी लगा के लिखना है। तो m0/√1 - v² / c², इसका सही आंसर है। तो इसी तरह से सब हैं बच्चों। बीमी विश्लेषण के उपयोग देखिए बच्चों, ये यूनिट 4 में आपका आ जाते हैं। इसमें आंसर देख लेते हैं बच्चों। तो पहला ये है, इसमें आपको सही लिखना, सही जो भी बताना है। तो देखिए इसका आंसर बी हो जाएगा बच्चों। दूसरे नंबर का जो है आंसर है वो ए और बी के मध्य 0 डिग्री का कोण हो जाना चाहिए। तीसरे में सी का आंसर है बच्चों, ये सी वाला आंसर है। चौथे में बच्चों 45 डिग्री अधिकतम होगा। और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसमें 45 और 50 इसका आंसर आएगा। फिर अदिश राशि वह है जो इसमें भिन्न भिन्न जो है आपको डाइवर्ट करने की कोशिश किया गया है, लेकिन आप ये जानिए कि उन सभी दर्शकों के लिए जिनके अब अदिश पूछा है तो इसमें दिशा का कोई लेना देना नहीं है ना। उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रहती है, चाहे वो अच्छों को उनके अभिविन्यास भिन्न भिन्न क्यों ना हो। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। शून्य सदिश क्या है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, लंबवत की अतिरिक्त दिशा में फेंका जाए। ये सारे जो है आप लोग कर ही लेंगे। ये सारे क्वेश्चन है। किसी सदिश एक ही दिशा में एकांक सदिश अभिकेंद्र त्वरण के लिए कोणीय वेग, तो वही अभिकेंद्र त्वरण अल्फा बराबर ω² × r, ये इसका फार्मूला हो जाएगा, है ना। ये सारे क्वेश्चन सदिश के योग संबंधी त्रिभुज का नियम क्या है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको बताए गए हैं वीडियो में, आप उनको देखिए। रात्रि 8 बजे से लाइव क्लास चलती है, तो आप उसमें आगे देख सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो लाइव क्लास में आपको मिल जाएंगे बच्चों। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए। सदिश के योग, त्रिभुज के नियम, ये सारे प्रक्षेप गति, ये सब कुछ बताया जा चुका है। आपको पीछे वीडियो मिल जाएंगे लाइव क्लास वाले में, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या बोले गए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। कार्य ऊर्जा शक्ति में आ जाते हैं। तो कार्य ऊर्जा शक्ति में आप किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी अब आपको बताना है गतिज ऊर्जा में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन के बराबर होता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है बच्चों, ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। फिर बंद पथ पर संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है बच्चों। तो अभी इतना छोटा स्पेस है कि मैं इसमें लिख भी नहीं सकता हूँ, तो मतलब आप समझ जाइएगा इसमें ये, तो ऐसा होगा, ठीक है ना। ये भी हो चुका है, ये भी और ये भी। कार्य करने की दर को आप जानते हो शक्ति कहते हैं। संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है बच्चों, पथ पर निर्भर करता है ना। छठवां क्या है, दृढ़ स्प्रिंग तथा स्प्रिंग नियतांक मृद स्प्रिंग के स्प्रिंग नियतांक से अधिक होती है, ठीक है ना। जो और अगला क्या है, किसी बंद परिपथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य। अब बंद परिपथ है तो डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे 0 होता है बच्चों, इसलिए कार्य क्या होता है, शून्य हो जाता है। यहाँ पे कार्य सतमा में कार्य शून्य होगा। तो इस तरह से आपका ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब आगे आ जाते हैं, सही विकल्प का चयन करते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है बच्चों, शक्ति का मात्रक होता है वाट, ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तीनों ऊर्जा के मात्रक हैं, जूल, अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे होता है। किसी निकाय में की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी यदि, किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा कब बढ़ेगी बच्चों, तो उसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है। तो निकाय द्वारा संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया जाए तब क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब किसी पिंड को ऊपर ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी गेन हो जाएगी।
अप्रत्यास्थ संघट में सदैव संरक्षित रहता, तो आप दुनिया जानती है बच्चों क्या संरक्षित रहता है सदैव, तो आप लोग बता सकते हैं वहाँ पे कि बिल्कुल संवेग संरक्षित रहता है। जब कोई संरक्षित बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है बच्चों, वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा घट जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं 5वां में क्या है, कार्य बताना है कि किसमें ए से बी तक एक व्यक्ति किसी वस्तु को निम्नानुसार मार्ग से ए से बी तक पहुंचाता है, इस स्थिति में किया गया कार्य अधिक होगा, किस ग्राफ में किया गया सर सबसे अधिक होगा, तो इसमें सभी में समान होगा। क्यों सभी में समान होगा, क्योंकि विस्थापन जो है सेम है। विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी होती है, तो न्यूनतम दूरी सबकी सेम है। तो वहाँ पे आगे देखते हैं एक वाक्य में उत्तर, तो यहाँ पे कुछ डायरेक्ट है, 100 में 10 का भाग देंगे 10 जूल आ जाएगा। कार्य का एसआई यूनिट, शक्ति का एसआई यूनिट, बल नेतांक, ये सब, एक विमीय प्रत्यास्थ संघट, दो विमीय प्रत्यास्थ संघट, यही सब है, ठीक है ना। और यहाँ पे अति लघुत्तरी में ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए, शक्ति की परिभाषा, मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। यदि यह बराबर इतना 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 है तो कार्य की गणना कीजिए, तो डॉट प्रोडक्ट W इक्वल टू आपका होता है F इंटू डी, F इंटू डी होता है, तो आप उसको कर सकते हैं, F इंटू डी से आप उसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका वो हो जाएगा। अब आगे देखिए अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है, वहाँ पे पूछा है, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए। सदिश के अदिश गुण की कोई दो गुण लिखिए। प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा की परिभाषा लिखिए। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है, ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चन है 3 नंबर में जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं। शक्ति के लिए सूत्र P बराबर F इंटू भी स्थापित कीजिए, मतलब व्युत्पन्न करना है, थ्योरम है, प्रूव करना है। यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं, वो आपको लगाने हुए हैं, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए कि मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की आंतरिक ऊर्जा अचर रहती है, मतलब नहीं बदलती है। ये पता नहीं 3 नंबर में क्यों दे दिए, काफ़ी 2-3 स्टेप में है, थोड़ा सा बड़ा हुआ है। संरक्षी बल एवं असंरक्षी बल में अंतर क्या होता है, वो किसी स्प्रिंग को खींचने या दाबने पर संचित ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। वही साइकिल सवाल ब्रेक लगाने पर जो है फिसलता हुआ 10 मीटर जो दूर जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इस तरह से बच्चों 7 यूनिट में 4 यूनिट में देखिए क्या है कि रेखीय कोणीय संवेग बराबर जो भी फार्मूला होता है उसको पूरा करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, कोणीय संवेग बराबर आघूर्ण भुजा, ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे आघूर्ण भुजा हो जाएगी, ठीक है ना। आघूर्ण भुजा गुणे कोणीय संवेग होता है, रेखीय संवेग बराबर होता है कोणीय संवेग बटे आघूर्ण भुजा, तो वही पक्षांतर होके इधर चला गया। यहाँ पे आई जे, तो यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, आई जे के, यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो देखिए आई जे के बाद क्या आता है, के आता है, तो वहाँ पे जो है के आंसर हो जाएगा, यहाँ पे के जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से जो है आपका ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। क्रॉस ए है, तो यहाँ पे आपको क्रॉस ए है तो क्रॉस वाला फार्मूला लगाना होगा। तो आप जानते हैं साइन 0 पर क्या वैल्यू होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती, तो यहाँ पे शून्य हो जाएगा, क्रॉस में जो है शून्य हो जाएगा। अगर ये डॉट होता तो वहाँ पे 1 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे पिंड जिनके कणों पर बल लगाने पर भी उनके बीच की दूरी नहीं बदलती को कहते हैं दृढ़ पिंड कहते हैं बच्चों। ऐसे पिंड जो बल लगाने, जैसे ठोस कोई है, ठोस पिंड है, पत्थर है, तो आप उसको बल लगाएंगे तब भी उसकी स्थिति, उनके बीच के कणों की स्थिति नहीं बदलेगी, तो उन्हें दृढ़ पिंड कहते हैं।
ठीक है ना। यहाँ पे दृढ़ पिंड होना चाहिए इसका आंसर। सदिश का सदिश गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। सदिश का सदिश गुणा, तो सदिश गुणनफल होगा, तो बच्चों क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है सदिश गुणन, ठीक है ना। और सदिशों का अदिश गुणनफल करता है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या पूछना चाहता है दोस्त। तो इस तरह से जो है यहाँ पे सदिश का सदिश गुणन क्रम विनिमय का नियम का पालन करता है तो नहीं करता है, ठीक है ना। सदिश का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है ना। तो आगे देखते हैं। तो घूर्णन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोजन को गति कहते हैं। तो गति मतलब कैसे, कौन सी गति कहते हैं, तो आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सी गति कहते हैं। बताए, आपको पता ही होगा कि कौन सी गति कहते हैं, ठीक है ना। दो तरह की गति होती है स्थानांतरण की, घूर्णन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोजन को लोटनी गति कहते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका लोटनी गति कहते हैं। जड़त्वाघूर्ण का एसआई यूनिट, एसआई मात्रक क्या होगा, तो आपको पता ही होगा केजी मीटर स्क्वायर। किसी बलयुग्म आघूर्ण का आघूर्ण उस बिंदु पर निर्भर नहीं करता जिसके परितः आघूर्ण ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये नंबर लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोणीय संवेग का एसआई यूनिट क्या होता है, संवेग, द्रव्यमान गुणे वेग। तो आप वहाँ से लगा सकते हैं कि क्या हो जाएगा, है ना। कोणीय संवेग का जो है वैल्यू ये वाला लगा दीजिए, इसमें इंक्लूड है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक दृढ़ पिंड का यांत्रिक संतुलन में होने के लिए क्या चाहिए, तो आप इसको देख लीजिएगा, ए व बी दोनों आवश्यक हैं, ठीक है ना। यहाँ नेट बाहुबल शून्य हो भाई कोई, और नेट बाहुबल आघूर्ण शून्य होना चाहिए, तो दोनों होना चाहिए, ठीक है ना। और ये सब एक वाक्य वाले उत्तर हैं, तो इनको आप देख लीजिए ध्यान से, कुछ है नहीं। मैं देखिए, वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य हो क्या कहलाता है। किसी त्रिभुज का द्रव्यमान केंद्र त्रिभुज के किसी विशेष बिंदु पर स्थित होता है। ये सारे आप देख सकते हैं इनको, ठीक है ना। थोड़ा देख लीजिए। कोणीय संवेग का संरक्षण का नियम का पालन करते यदि सदिशों के सदिश गुणों के कोई दो गुण लिखिए, ऐसे सारे क्वेश्चन हैं। 3 नंबर वाले सारे क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार तो देखना है, इसको देखने में क्या दिक्कत है, आप किताब खोलिए देख लीजिए, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव मैं करा ही देता हूँ। देखिए यूनिट 5 का देखिए, तो किसका लिखना है, हाँ गुरुत्वीय नियतांक का एसआई यूनिट लिखना है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2 होता है। तो मैं लिख देता हूँ न्यूटन एन मीटर एम स्क्वायर केजी -2 केजी -2 ये है, ठीक है ना। ऐसे होता है, तो अब इसको मिटा देता हूँ मैं, ये इसका आंसर थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है ना, पृथ्वी सतह के ध्रुवों पर अधिकतम मान होता है। तुल्यकालिक उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे के, लगभग 24 घंटे के बराबर होता है ना, तो लगभग 24 घंटे के बराबर होता है, 24 घंटे के। ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग, ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग
500 किलोमीटर होती है। इसको आप लिख लीजिएगा, लगभग 500 किलोमीटर होती है, 500 किलोमीटर होती है। ठीक है ना, 500 किलोमीटर होती है। आगे देखिए, हाँ मतलब अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ, 500 से 800 किलोमीटर होती है। तो आप उसमें दोनों वैल्यू रख सकते हैं कि 500 से 800 के बीच में होती है, 800 के बीच में होती है। ठीक है ना, तो ऐसे होता है, तो आप उसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। फिर क्या है, खोखले गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु द्रव्यमान पर बाह्य स्थित दूसरे पिंड के कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। इसमें दो ऑप्शन दे दिए हैं, लगता है कि नहीं लगता, क्या बताना है। तो बिल्कुल लगता है ना। खोखले गोले के अंदर किसी स्थित बिंदु द्रव्यमान पर बाह्य स्थित दूसरे पिंड के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें टिक मारना है ना, 4 क्वेश्चन है जिसमें टिक मारने हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई यूनिट बताना है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई यूनिट तो न्यूटन, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। दूसरा क्या है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य कहाँ होता है, तो आप निश्चित रूप से आप इसका आंसर बता सकते हो, है ना। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान केंद्र पर पृथ्वी के क्या होता है, शून्य होता है। कि हमारे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होता है। वैसे हमारे हिसाब से इस पृथ्वी के केंद्र पर होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे शून्य होती है ना। तो फिर भी देख लीजिएगा, अब क्या बताएं, इसका थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इसमें। ये भी हो सकता है हमारे चयन अनुसार कहीं भी, पर हमारे हिसाब से पृथ्वी के केंद्र पर होना चाहिए। पर फिर भी इसको आप चेक कर लीजिएगा। किसी पिंड की पृथ्वी से पलायन चाल निर्भर करती है। पलायन चाल किस पर निर्भर करती है, तो आपको वो बताना है। तो इसमें प्रेक्षण बिंदु की पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अति दीर्घ वृत्तीय कक्षा में कर रहा है, निम्न में से कौन सी राशि नियत रहेगी। तो बिल्कुल सही, यही इसका आंसर ही होगा, यही इसका आंसर ही होगा कि उसका कोणीय संवेग निश्चित रहेगा। ठीक है ना। फिर ये सारे पृथ्वी की सतह के समीप पलायन चाल का मान लिखिए। ध्रुवीय उपग्रह के पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग कितनी है, तो ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर में। गुरुत्वाकर्षण का सर्वोत्तम नियम लिखिए। पलायन चाल किसे कहते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, ग्रहों में गति संबंधी नियम, भारहीनता किसे कहते हैं, ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग 5 नंबर में इस चैप्टर से एक 5 नंबर का भी क्वेश्चन आना है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, है ना। और क्या है, पृथ्वी सतह से किसी पिंड के पलायन चाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। केपलर नियम का एक ये जो है देख लीजिएगा। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए इकाई 6 में चलते हैं, है ना। इसी में देखिए, एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। ये यदि चरम, इस वाले में प्रतिबल, यदि चरम समर्थ बिंदु और विभाजन बिंदु पास पास हो तो द्रव्य को भंगुर कहते हैं।
ठीक है ना। चर्म सामर्थ्य बिंदु वो होता है बच्चों जैसे थोड़ा सा बल लगाया जाए और अब वस्तु क्या हो जाए, पहले अपनी स्थिति से परिवर्तित हो जाए और पुनः से कभी अपनी स्थिति में ना आए, उसे भंगुर वस्तु कहते हैं बच्चों। यदि चर्म सामर्थ्य बिंदु और विभाजन बिंदु दूर दूर हो तो इस द्रव्य को तन्यता का गुण कहते हैं बच्चों, सीधी बात है ना। वो भंगुर का गुण होता है तन्यता का। हाइड्रोलिक मशीन जो है पास्कल के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। चक्रण करती गतिशील गेंद पर कार्यरत गति उपस्थक को कहते हैं को प्रभाव कहते हैं, तो मैग्नस का प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे मैग्नस का, चक्रण वाले में मैग्नस होगा, हाइड्रोलिक वाले में पास्कल होगा। और अगला जो है, अगला क्या है, पानी और कांच के लिए संपर्क कोण 0 डिग्री बच्चों, न्यून कोण या 0 डिग्री कोण, आप कुछ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। आगे देखते हैं, ताप बढ़ाने पर गैस की श्यानता बढ़ती है बच्चों। गैस की श्यानता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है ना। और ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घटती है। दोनों देख लीजिए, गैस की श्यानता बढ़ती है और द्रव की श्यानता घटती है। प्रतिबल एक अदिश राशि है बच्चों, प्रतिबल एक अदिश राशि है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। अब चलिए इसमें देख रहे हैं, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। प्रत्यास्थ मतलब फैलने वाला, है ना। तांबा, इस्पात, रबर, प्लास्टिक। निश्चित रूप से आप इसको जानते ही होंगे, आप इसको जानते ही होंगे। तो इस्पात, प्रत्यास्थ वस्तु क्या है, इस्पात है। रबर मत कहना बच्चों। श्यानता गुणांक का मात्रक, श्यानता गुणांक का मात्रक आईपी या प्लाज, पॉज। ठीक है ना बच्चों। दो विभिन्न आकार के साबुन के बुलबुले आपस में जुड़ जाते हैं। कौन सा बुलबुला पूर्ण गोला है। ठीक है ना। तो कौन सा गोला बुलबुला पूर्ण गोला है, तो वो बताना है आपको। तो इसमें छोटा वाला गोला जो होता है पूर्ण गोला होता है। कांच की केस नली को किस द्रव में डुबोने पर केशकत्व नीचे गिर जाता है। द्रव और कांच के मध्य संभवतः स्पर्श कोण क्या होगा। तो इसका आंसर तो सभी जानते होंगे बच्चों की 100 डिग्री होता है। आगे चलते हैं। एक शब्द में उत्तर है बच्चों, तो ये भी आप देख ही लेंगे। इसको देखिए, श्यान बल का सूत्र लिखे हुए पदार्थ जिन्हें तनित करके अधिक विकृत पैदा की जा सकती है, उन्हें क्या कहते हैं। प्रतिबल का मात्रक लिखिए। चट्टानों को में प्रत्यास्थ गुणों के आधार पर पृथ्वी पर किसी पर्वत की अधिकतम ऊंचाई लगभग कितनी की हो सकती है। गेज दाब क्या है। ये सारी चीज़ें बच्चों आप हुक का नियम, पास्कल का नियम, ये सारे कुछ आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हम देख लीजिएगा। तो ये जो मैं इस तरह से लिख रहा हूँ बच्चों, ये मेरे पास जो मेरा बनाया हुआ पेन है बच्चों, वो उसके कारण मैं लिख रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं इस पेन को बनाना तो आप भी बना सकते हैं। आप वीडियो में बना के दे दूँगा कि आप इस पेन को जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ आप उसको अपने से लिख सकें। मेरा उद्देश्य है बच्चों आप हर अनुभव का लाभ ले मेरे। तो चलिए देखते हैं बच्चों 7 नंबर यूनिट, अब जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। एक और यूनिट है बच्चों इसके बाद। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या है, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं बच्चों यहाँ पे। दूसरा जो होता है ऊष्मा चालकता गुणांक का एसआई मात्रक जो होता है आवृत्ति होती है बच्चों। तीसरा रुद्धोष प्रक्रम में देखिए, रुद्धोष प्रक्रम में निकाय की कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है। ठीक है ना, निकाय की कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है।
निश्चित ताप पर दाब आयतन के वक्र को जो है क्या कहते हैं, समतापीय वक्र कहते हैं, समतापीय वक्र कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा की धारिता का एसआई मात्रक जूल, जूल क्या होता है, जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स होता है बच्चों, केल्विन इनवर्स होता है, ये होता है। आगे चलते हैं तो देखिए आगे चलते हैं तो देखिए क्या है, मेयर संबंध क्या है, तो मेयर संबंध Cp माइनस Cv इक्वल टू आर होता है। Cp माइनस Cv इक्वल टू आर होता है बच्चों, ये होता है मेयर संबंध, ठीक है ना। 273 डिग्री ताप को परम शून्य ताप कहते हैं, ठीक है ना। केल्विन में जल का हिमांक 273 होता है, क्वथनांक 373 होता है, ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें रुद्धोष प्रक्रम में निकाय और वातावरण के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। तो ये सब बाकी एक शब्द के उत्तर हैं। ये तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरे का देखिए, जो निम्नलिखित में से किस ताप का जल का घनत्व सर्वाधिक होता है, तो 4 डिग्री पर, ठीक है ना, लगभग 3.98 होता है, तो लगभग 4 डिग्री के बराबर होता है। दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ का गलनांक कम हो जाता है बच्चों, क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। चक्रीय प्रक्रम में ए बी दोनों होगा, ठीक है ना। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, विषण ऊर्जा में वही वाला, तो दोनों होता है। तो संबंध पी वी आर नियतांक है, तो सीधा उसका आंसर बी हो जाएगा, पी बी में सी पी अपान सी भी, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता अधिक होती है, तो एल्युमिनियम की। चलिए ये खत्म हो गया, बाकी ये अलग उत्तरी वाले हैं, इनको देख लीजिएगा। देखिए ये वाले, इनको आइए देख लेते हैं क्या है, यूनिट 8 और अंतिम यूनिट में। तो हम देखते हैं क्या कि पहला, ऐसे गति जो निश्चित समय अंतराल बाद पुनरावृत्ति होते हैं आवर्ती गति कहते हैं, सीधी बात है। आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। सरल आवर्त गति में त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। सरल लोलक का आवर्तकाल सेकंड होता है। किसी तरंग का आयाम समय पर निर्भर नहीं करता है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन सेकंड इनवर्स होता है, RED सेकंड इनवर्स होता है, ये होता है बच्चों, रेडियन सेकंड इनवर्स होता है। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन, 3 ही है बच्चों। तो पहला है निम्न में से सरल आवर्त गति नहीं है। कौन सी सरल आवर्त गति नहीं है, तो वृत्तीय गति जो है सरल आवर्त गति नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फलन आवर्त गति प्रदर्शित नहीं करता, साइन ओमेगा स्क्वायर टी, ठीक है बच्चों। नीचे दिए गए किसी कण का त्वरण ए तथा विस्थापन x है, तो उनके बीच सरल आवर्त गति में संबंध बताना है बच्चों। तो निश्चित रूप से a बराबर -200x स्क्वायर। तो इस तरह से जो है, बाकी एक शब्द में आवर्त गति किसे कहते हैं, दोलन किसे कहते हैं, ये आ जाएगा। कोणीय आवृत्ति आवर्तकाल में संबंध, सरल आवर्त गति और विस्थापन में वेन आलेख की कला में कितना अंतर होता है, ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिए। आवर्त गति किसे कहते हैं, कोणीय आवृत्ति किसे कहते हैं, तरंगों में अध्यारोपण का सिद्धांत, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, ये सारे क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य से गायत्री परिवार को दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।